साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है यूनिट 7 का विज्ञान एवं पर्यावरण। जैसा कि आपको पता है, इन दोनों से मिला करके कम से कम 14 से 15 प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, और एक एक प्रश्न हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कॉम्पिटिशन का लेवल अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो एक एक प्रश्न के बारे में हम आपको डिटेल में जानकारी देंगे, जिससे अगर इससे संबंधित कोई अन्य भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है तो आप उसे बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 51 की ओर चलते हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है? जैविक संसाधन का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है शुद्ध जल, ऑप्शन बी है कोयला, ऑप्शन सी है पेट्रोलियम या फिर ऑप्शन डी है मछली। आइए देखते हैं इसका आंसर, फिर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि जो शुद्ध जल है वो जैविक संसाधन नहीं है। तो सर जैविक संसाधन क्या होता है, आइए आपको बताते हैं। तो देखिए, जैविक संसाधन जीवमंडल किसी जीव या जैविक पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे वन तथा पशु एवं उनसे प्राप्त होने वाले पदार्थ। तो जैविक पदार्थ क्या होते हैं कि जिनमें या तो वो खुद में जीवित हों या फिर उनसे उन पदार्थों का निर्माण हुआ हो। जैसे कि आप वन की बात करते हैं, तो वन से कोयला कैसे प्राप्त होता है? जब ये बहुत सारे जो वन होते हैं वो पृथ्वी के नीचे दबते चले जाते हैं और उनके ऊपर परतें बनती चली जाती हैं, तो काफ़ी समय बाद वो कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। वहीं पेट्रोलियम कैसे प्राप्त होता है? जब पशु पक्षी मर जाते हैं फिर वो पृथ्वी के नीचे दबते चले जाते हैं, तो उनसे क्या होता है? पेट्रोलियम का निर्माण होता है। तो या तो वो खुद में जीवित हों या फिर उनकी वजह से जिस पदार्थ का निर्माण होता है उन्हें जैविक संसाधन कहते हैं। और जल की बात करते हैं तो जल तो हमें प्रकृति के द्वारा मिलता है, इसलिए जल जो है वो जैविक संसाधन में नहीं आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 52 की बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन बी है राजेंद्र सिंह, ऑप्शन सी है वी वेंकटेश्वरलू या फिर ऑप्शन डी है सलीम अली। आइए देखते हैं इसका आंसर। सही आंसर है बी, यानी कि राजेंद्र सिंह को जो है जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो देखिए, राजेंद्र सिंह के बारे में कुछ और प्रश्न आपसे बन सकते हैं। तो राजेंद्र सिंह को भारत के जल पुरुष के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। वर्ष 2001 में इन्हें क्या हुआ था? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2015 में स्टॉकहोम वाटर प्राइज दिया गया था। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजेंद्र सिंह, जिन्हें जल पुरुष के नाम से जाना जाता है, इनमें से कौन सा पुरस्कार उनको मिला है या फिर नहीं मिला है? तो आपको याद रखना है 2001 का रेमन मैग्सेसे और 2015 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज पुरस्कार दिया गया है। चलिए सुंदरलाल बहुगुणा की बात करते हैं। तो इन्हें चिपको आंदोलन से ये संबंधित है, सुंदरलाल बहुगुणा। और सलीम अली जो हैं वो प्रसिद्ध पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ हैं। सलीम अली, इनके नाम पर एक बायोस्फीयर रिजर्व भी खुला है जम्मू कश्मीर में, सलीम अली बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 53 की ओर चलते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक प्रतिदीप्ति वाला प्रकाश स्रोत है? यानी कि कुल मिलाकर के आपसे ये पूछा जा रहा है कि प्रकृति के माध्यम से कौन सा प्रकाश हमको मिलता है, किसके माध्यम से? जो प्राकृतिक है। ऑप्शन ए है टॉर्च, ऑप्शन बी है सूर्य, ऑप्शन सी है लकड़ी या फिर ऑप्शन डी है विद्युत लैंप। आइए देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि सूर्य एक ऐसा जो तत्व है जिसकी वजह से हमको प्रकृति के माध्यम से प्रकाश का प्राप्त होता है। देखिए कैसे, टॉर्च मनुष्य ने बनाई है तो यह प्राकृतिक नहीं है। सूर्य हमने बता ही दिया आपको। और लकड़ी को जलाने के लिए माचिस की आवश्यकता होती है, तो उसको भी मनुष्य ने बनाया, इसलिए ये प्राकृतिक नहीं है। उसके बाद में विद्युत लैंप की बात करते हैं तो ये भी मनुष्य के द्वारा ही बनाया गया है। तो सही आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी, यानी कि सूर्य जो है वो प्राकृतिक प्रतिदीप्ति वाला स्रोत है। ठीक है, देखिए अब सूर्य में प्रकाश कैसे प्राप्त होता है? तो सूर्य प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत है। इसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया के द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। बाकी आपको पता है सूर्य एक तारा है। चलिए प्रश्न नंबर 54 की ओर चलते हैं। इतनी डिटेल आपको इसीलिए हम लिखते हैं कि जिससे कि आप जब पीडीएफ पढ़ें तो आपको आसानी हो समझने में। वीडियो देखिए, उसके बाद पीडीएफ पढ़िए। सर पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? तो हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन के नाम से, आप टेलीग्राम ऐप पर जाकर के सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता है तो हमने जो है डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी दी है, वहाँ पर भी आप जाकर के डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर पहुँच सकते हैं। वहाँ पर हम टेस्ट और क्विज वगैरह अपलोड करते रहते हैं। ठीक है, और ये सारी वीडियो भी वहाँ पर आपको मिलती रहती हैं। चलिए प्रश्न नंबर 54 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 54, वर्णांधता या फिर कलर ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं को किस उपाय से ठीक किया जा सकता है? ऑप्शन ए है अवतल लेंस, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी है बेलनाकार लेंस या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कलर ब्लाइंडनेस को इनमें से कौन से लेंस से सही किया जा सकता है? आइए देखते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस को इनमें से किसी भी यंत्र से सही नहीं किया जा सकता। सर ये कलर ब्लाइंडनेस होती क्या है? तो वर्णांधता में व्यक्ति को एक या किसी विशेष वर्ग के रंग की पहचान नहीं होती है। इसे किसी भी लेंस द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है और यह एक आनुवांशिक रोग है। प्रश्न कुछ इस तरह से आया था कि वर्णांधता कैसा रोग है अभी एनटीपीसी में? तो वर्णांधता एक आनुवांशिक रोग होता है। इसमें क्या होता है, कोई एक रंग जो है वो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है या फिर बहुत सारे रंग नहीं दिखाई देते हैं और सिर्फ एक ही रंग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करते हैं तो फेसबुक के जो CEO हैं मार्क जुकरबर्ग, वो हमेशा
नीले रंग की ही टी शर्ट क्यों पहने रहते हैं? फेसबुक का पूरा वॉलपेपर वगैरह जो है वो नीला क्यों है? क्योंकि नीला रंग जो है वही उनको अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, बाकी के रंगों में उनको देखने में परेशानी होती है। ठीक है, तो ये भी एक अलग से फैक्ट मिल गया, किसी से पूछ सकते हैं आप। ठीक है, कि मार्क जुकरबर्ग जो है नीले रंग की ही टी शर्ट क्यों पहनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए है प्लास्टिक का पैमाना, ऑप्शन बी है तांबे की छड़, ऑप्शन सी है फूला हुआ गुब्बारा, या फिर ऑप्शन डी है ऊनी वस्त्र। आइए देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि जो तांबे की छड़ है उसे आप आसानी से आवेशित नहीं कर सकते हैं। बाकी की प्लास्टिक की रिफिल या फूला हुआ गुब्बारा और ऊनी वस्त्र तीनों को रगड़ने पर कुछ ना कुछ विद्युत आवेश प्राप्त कर लेते हैं। अपन बचपन में खेलते भी थे कि अपनी पेंसिल को सर पे रगड़ करके और कागज उठा करके दिखा दिया कि देखो मेरे जादू से मैंने कागज को उठा करके दिखा दिया। तो क्या होता था, पेंसिल जो थी वो आवेशित हो जाती थी, इसकी वजह से कागज उसमें चिपक जाया करता था। लेकिन जो तांबे की छड़ है उसे आप आसानी से आवेशित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 56, क्रिया और प्रतिक्रिया है। ऑप्शन ए हमेशा बराबर और विपरीत होती है, ऑप्शन बी हमेशा असमान और विपरीत होती है, ऑप्शन सी हमेशा बराबर एवं समान दिशा में, या फिर ऑप्शन डी है हमेशा बराबर। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है यानी कि हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में होती है क्रिया और प्रतिक्रिया का बल। आपको पता भी होगा, न्यूटन का तीसरा नियम है। आइए जानकारी आपको देते हैं और एक एग्जाम्पल देते हैं। तो देखिए, किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में होती है, यानी अगर आप जिस पर जितना बल लगाएंगे वो वस्तु उतना ही बल उतनी ही दिशा में आपकी ओर भी लगा रही होगी। तो हमेशा जो है बराबर और विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, यह न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। बंदूक का प्रतिक्षेपण इसका बिल्कुल सही उदाहरण। जब आप बंदूक चलाते हैं तो आपको पीछे की ओर धक्का लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि जितना बल जो है आप बंदूक पर दे रहे हैं उतना ही विपरीत दिशा में बल जो है बंदूक आपके ऊपर लगाती है। इस वजह से आपको बंदूक चलाने पर पीछे की ओर धक्का लगता है। ठीक है, एक प्रश्न आपका यहाँ से और क्लियर हो गया। और न्यूटन का तीसरा नियम है, ये भी आप याद रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए प्रश्न नंबर 57 की ओर चलते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित में से किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं? ऑप्शन है पूर्वोत्तर भारत के वर्षा वन, ऑप्शन बी है टैगा वन प्रदेश, ऑप्शन सी है टुंड्रा वन, या फिर ऑप्शन डी है अमेजन वर्षा वन। और यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है पर्यावरण में इस बार। क्यों? क्योंकि अमेजन के वर्षा वनों में जो है आग लग गई थी और ये चर्चा का विषय बना हुआ था अमेजन के वर्षा वन। तो इस बार आपके MPPSC में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। पर्यावरण का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, आंसर की बात करते हैं तो डी इसका आंसर है। अमेजन वर्षा वन को जो है पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। देखिए कहाँ पर है, आइए बताते हैं। अमेजन वर्षा वन, जिन्हें अमेजोनिया या फिर अमेजन वन के नाम से जाना जाता है, ये चौड़ी पत्ती वाले नमी युक्त वन होते हैं जो दक्षिण अफ्रीका के अमेजन बेसिन के एक बड़े भूभाग पर फैले हुए हैं। तो कहाँ पर हैं? दक्षिण अफ्रीका के अमेजन बेसिन के बड़े भूभाग पर फैले हुए हैं। ठीक है, इन्हें ही पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी पर्यावरण का एक प्रश्न है। भारत में कौन सा वन स्थान मैग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है काजीरंगा, ऑप्शन बी है साइलेंट वैली, ऑप्शन सी है सुंदरवन, या फिर ऑप्शन डी है हिमालय का तराई क्षेत्र। आइए देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी जो सुंदरवन है वो जो है आपके मैग्रोव वनस्पति के लिए फेमस है। देखिए, ज्वारीय वन डेल्टा वन प्रदेशों तथा समुद्र के ज्वार वाले भागों में स्थित होते हैं। ठीक है, तो ये ज्वारी वन है, जैसा कि आपको पता है पश्चिम बंगाल में आपका स्थित है सुंदरवन, और वहीं पास में ही क्या है, समुद्र है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी है। तो कहाँ पर पाए जाते हैं ज्वारी वन, मतलब मैग्रोव वन ज़्यादातर ज्वारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, समुद्र वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन्हें मैग्रोव वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है। मैग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक क्षेत्र सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। यहाँ के वनों में सुंदरी वृक्ष जो है विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो आपको याद रखना है कि सुंदरी वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं, तो सुंदरवन जो कि पश्चिम बंगाल में है वहाँ पर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, और इन्हीं की वजह से इस वन का नाम सुंदरवन डेल्टा भी रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 59, निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? निर्वनीकरण का अर्थ है वनों को काटने से। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है जो निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है, कि अगर वनों को काट दिया जाता है तो इनमें से कौन सा प्रभाव नहीं पड़ता है? नहीं को आपको जरूर देखना है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए हिमालय में जल स्रोतों का सूखना, ऑप्शन बी है जैव विविधता की हानि, ऑप्शन सी है नगरीकरण, या फिर ऑप्शन डी है मृदा अपरदन। कंफ्यूज हो सकते हैं आप, आइए इसलिए आपको पूरी जानकारी देते हैं। सही आंसर है सी, जो नगरीकरण है वो इसका जो है प्रभाव नहीं है। सर प्रभाव नहीं है, ये कैसे आप कह रहे हैं? देखिए, तो निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है, बल्कि यह निर्वनीकरण के कारणों में से एक है। मतलब कि इसकी वजह से वनों की कटाई हो रही है, तो ये एक कारण हो गया और बाकी के तीनों प्रभाव हो गए। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को बहुत ध्यान से गौर से पढ़ना है आपको कि रीजन क्या है, पूछ क्या रहा है, वो रीजन पूछ रहा है या फिर प्रभाव पूछ रहा है। ठीक है, तो जो निर्वनीकरण है, जो नगरीकरण है, वो निर्वनीकरण का कारण है। ठीक है, चलिए, बढ़ती आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नगरों और वास स्थानों का विस्तार वनों एवं जैव विविधता को नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है तो लोगों को रहने के लिए स्थान चाहिए, तो फिर वो क्या करें, वनों को काट रहे हैं, और इस वजह से जैव विविधता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 60 की ओर चलते हैं।
देखिए, अंतरिक्ष में भारत द्वारा भेजा गया प्रथम उपग्रह कौन सा था? ये भी आपका टेक्नोलॉजी से प्रश्न है। जैसा कि आपको पता है, पर्यावरण में ही आपको टेक्नोलॉजी के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है भास्कर, ऑप्शन बी है रोहिणी, ऑप्शन सी आर्यभट्ट और ऑप्शन डी है एप्पल। आइए देखते हैं इसका सही आंसर। सही आंसर यानी आर्यभट्ट जो है वो पहली बार भेजा गया था। देखिए, अंतरिक्ष में भारत द्वारा भेजा गया प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट तथा स्वदेशी तकनीकी से निर्मित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष क्षेत्र से भेजा गया था। इसका वजन 360 किलोग्राम था। अब देखिए, समझने वाली बात है, आपसे प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट था। ठीक है, अब ऑप्शन ए देंगे, इसे 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। ऑप्शन बी देंगे, यह स्वदेशी तकनीकी से निर्मित था। और ऑप्शन सी आपको दे देंगे कि यह ऑस्ट्रेलिया के किसी क्षेत्र से भेजा गया था। अब आपसे पूछेंगे इनमें से कौन सा गलत है, तो आपको बताना है कि ऑस्ट्रेलिया इसमें गलत है। ये सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष क्षेत्र से भेजा गया था और वजन 360 किलोग्राम था। कुछ ऐसे ही प्रश्न अब आपको देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि हमने अभी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के एग्जाम की एनालिसिस की तो उसमें देखा कि पहले वन लाइनर फैक्ट आया करते थे आईबी में, लेकिन इस बार जो है उसका लेवल चेंज कर दिया। और जैसा भी हमने आपको प्रश्न बताया कि 4 ऑप्शन में से कौन से सही हैं, कौन से गलत हैं, ऐसे वाले प्रश्न इस बार भरमार देखने को मिली है। इसीलिए हम कह रहे हैं एक एक प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए। नोटिफिकेशन बेल दबाना अनिवार्य है आपके लिए, क्योंकि आपके पास समय पर नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगी। आज सुबह करंट अफेयर की एक डिटेल वीडियो हमने आपको दी है, जो कि आपका यूनिट 8 का हिस्सा है, तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। उसके बाद हमने 12 बजे आपके लिए यूनिट 9 की एक वीडियो अपलोड की है ई कॉमर्स की, उसको भी जरूर देखिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखी है। और ये शाम को 4 बजे हम आपके लिए ये वीडियो अपलोड करते हैं। ठीक है, तो दिन में 3 वीडियो आपको मिलती है। तैयारियां अब बिल्कुल रिवीजन अपना बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए जोरों शोरों से, क्योंकि एमपीपीएससी मेंस की एग्जाम डेट आ गई है, तो प्री भी आपका होकर ही रहेगा। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।